नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पैनी पॉकेट्स में। मैं विनय कुशवाहा और आज हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कंपनी के बारे में। इंडियन ऑयल देश की क्रूड ऑयल रिफाइनरी कंपनी है जो कि कच्चे तेल से डीजल, पेट्रोल और अन्य जितने भी फ्यूल होते हैं वो निकालने का काम करती है। और अब तो जैसा कि ये एक सरकारी कंपनी है तो सरकार का इसमें 51% का हिस्सा है, तो स्टेक ज्यादातर गवर्नमेंट के पास है। उसके बात करें इंडियन ऑयल की तो इसके सेम सेक्टर में इनका जो कॉम्पिटिटर है वो इनके ही जो पीएसयूज जो गवर्नमेंट के अदर कंपनीज है उन्हीं के साथ है, जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, गेल इंडिया। लेकिन इनमें भी कुछ समानताएं हैं, जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल तो सेम इंडियन ऑयल की तरह ही ऑन ग्राउंड पे काम करती है। इनके भी पेट्रोल पंप्स है, ये भी पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस और सीएनजी इत्यादि इन सब में ये वर्क करते हैं। जैसे ओएनजीसी और गेल है तो ओएनजीसी ऑयल रिफाइनरी के साथ साथ नेचुरल गैस का भी जो उत्पादन है वो करती है, बट वो खुद ग्राउंड पे आके इसे सेल नहीं करती। वो बड़े बड़े एंटिटीज जितने होते हैं गवर्नमेंट के उनको सेल करती है। सेम ऐसे ही गेल इंडिया सिर्फ गैस पे वर्क करती है। तो ये लोग बैकएंड पे एक तरह से काम कर रहे हैं, बट ऑन तो इसमें ये पता चलता है कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो क्रूड ऑयल पे बेस्ड है। तो दोस्तों, जब हम किसी कंपनी को स्टडी करते हैं तो उसका फ्यूचर में क्या ग्रोथ होने वाला है इस पे भी हम जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि कंपनी करंट लेवल पे तो अच्छा काम कर रही है, बहुत बड़ा बिजनेस है इसके हाथ पे करंट। और जैसा कि आजकल देश में पूरा होड़ लगा है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कौन सबसे आगे होगा, तो इंडियन ऑयल भी इस संदर्भ में और भी काम कर रही है। वो तो कंपनी लगातार अपने ऑयल के कारोबार के साथ ही साथ गैस पे भी ट्रांसमिशन कर रही है और इसके साइड बाय साइड ये सोलर को भी अडॉप्ट कर रही है। सोलर के साथ जैसे बताया ईवी चार्जर, तो और साथ ही साथ कंपनी आने वाले समय का जो फ्यूल है हाइड्रोजन, उस पर भी बहुत बड़ा रिसर्च कर रही है। साथ आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं इंडियन ऑयल इसमें पीछे रह जाएगी। लेकिन वाले समय में चाहे ईवी का कितना भी क्रेज हो जाए, लेकिन जब फ्यूल की बात आती है तो हमारे पूरे देश भर में जैसे एविएशन सेक्टर इतना बढ़ने वाला है, 100-200 एयरपोर्ट बनने की बातें चल रही हैं अगले 10 से 15 साल में। तो ये एविएशन के प्लेन्स हैं, ये ईवी पे तो नहीं चलेंगे, इन्हें फ्यूल्स चाहिए। जितने भी हम अपने सड़क पे हैवी व्हीकल्स देखते हैं, ट्रक्स देखते हैं, ये सब भी ईवी से अभी फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है, ये सब डीजल और पेट्रोल से ही चलेंगे। तो वैसे ही हम अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ देखें तो जितने भी जनरेटर्स का यूज होता है पानी के लिए, या फिर हमारा जो किसानों का ट्रैक्टर है, तो देश भर में लाखों ट्रैक्टर हैं जो कि डीजल से ही चलते हैं। डोमेस्टिक लेवल पे बात किया जाए तो देश के नागरिक ईवी पे शिफ्ट जरूर हो रहे हैं, ईवी की बिक्री ज्यादा हो रही है, लेकिन हर घर में अभी ईवी गाड़ी के साथ साथ पेट्रोल डीजल की भी गाड़ी मिलेगी। अगर हम कार बाइक्स की बात करें तो स्कूटीज, बाइक ये ईवी की आ रही है, बट पेट्रोल की बाइक हर किसी के घर में है। तो आने वाले 5 से 10 साल में ऐसा तो नहीं होगा कि 100% ईवी पूरे मार्केट में छा जाएगी और इंडियन ऑयल सेक्टर पे जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं इनका जो वर्क है वो 100% डाउन हो जाएगा। ऑयल को रिप्लेस करने में अभी काफी समय लगेगा और कम से कम हमें 5 से 10 साल तो ये समझने में लगेगा कि ये जो ईवी की बूम है, ईवी सेक्टर जो इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसकी रिलायबिलिटी कितनी है। 10 साल बाद पता चलेगा जब ये आज की बैटरियां खराब होंगी कि उस समय इनका रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना है, गाड़ियों की क्या स्थिति है। और तब तक आने वाले 5 से 10 साल में इस तरह की ऑयल रिफाइनरीज कंपनी है, ये सिर्फ अपने कोर बिजनेस पे ही नहीं रहेगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रही हैं। वो सोलर हो गया और जो इतने इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी उसके इनके पेट्रोल पंप पे सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बिकेगा, जैसे सीएनजी भी ये सेल कर रहे हैं अपने पेट्रोल पंप पे, वैसे ही ईवी चार्जिंग मशीन्स लगाएंगे और बहुत सारे ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स अपने यहाँ पे ओपन करेंगे कि आदमी अपना ईवी गाड़ी चार्ज में लगाने के बाद उनके यहाँ रेस्टोरेंट या कैफे में बैठे तो उसका रेंटल आएगा। तो इनका जो बिजनेस का एक्सपेंडेशन है ये काफी बढ़ा के करेंगे। इन्हें भी पता है कि अगले 5-10 साल में कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन सा नहीं, इस हिसाब से ये अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड पूरा करेंगे। दोस्तों, अभी तक तो हम कंपनी के बिजनेस के बारे में समझे और कंपनी के एक्सपेंशन के बारे में और क्या इसका ग्रोथ है फ्यूचर को लेके। दोस्तों, 12 जुलाई 2024 तक जिस किसी के पास भी इसका शेयर्स होल्ड पे था वो एलिजिबल होता है डिविडेंड 7 रुपए पर शेयर पाने के लिए। जैसा कि आज 30 जुलाई है और 30 जुलाई को इसके एजीएम की बैठक हुई है जिसमें कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट डिसाइड हुआ है। उसके साथ साथ जो डिविडेंड अनाउंस हुआ था 7 रुपए पर शेयर का, पास भी इसका शेयर्स है और 12 जुलाई से पहले खरीदा हुआ है, उसे 8 सितंबर तक या उससे पहले इसके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। अगर हम इंडियन ऑयल की बात करें तो पिछले साल 2023 में इसने 2 बार में 8 रुपए तक का डिविडेंड दिया था। तब इसका शेयर प्राइस 90 रुपए के आसपास हुआ करता था। 90 रुपए के शेयर प्राइस पे 8 रुपए डिविडेंड देना लगभग 8.5% से ऊपर का भी, मतलब एक एफडी से भी ज्यादा रिटर्न इसने दिया। इस साल तो इसका शेयर प्राइस डबल हो चुका है। तो जिसके पास पिछले साल से इसके शेयर्स हैं उसे तो प्राइस एप्रिसिएशन का भी बेनिफिट मिला है, साथ ही साथ डिविडेंड वैल्यू भी मिली है एफडी के इंटरेस्ट रेट के बराबर। तो पिछले साल से जिसके पास भी इसका शेयर है उसे तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, शेयर प्राइस डबल हो चुका है। और जिसने भी करंट लेवल पे अभी लिया है, इस साल पे भी अगर लिया है 100-150 के आसपास या 160-70 जो चल रहा था पिछले 3 महीनों से, तो उसे 7 रुपए पर शेयर का इस साल डिविडेंड मिलेगा। और अभी तो पूरे साल बाकी है आधा, इसमें लग रहा है कि कंपनी एक बार और जरूर डिविडेंड देगी। और अगर हम पिछले साल के कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो पिछले चारों क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट्स दिए हैं और रेवेन्यू भी बहुत ही अच्छा आया है।
इसके पहले क्वार्टर में 13,000 करोड़, उसके बाद 14,000 करोड़, उसके बाद इसका 10,000 करोड़। और तो इस तरीके से देखा जाए तो जो पिछला साल इंडियन ऑयल का रहा है, एनुअली इसने 58,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट करके दिया था। लेकिन जब 2024 का ये जो पहला क्वार्टर है जिसमें कंपनी ने अपना रिजल्ट पोस्ट किया, यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज्यादा गिरता हुआ दिखा है, जो कि मात्र 2600 करोड़ है। और जो कंपनी का रेवेन्यू है वो एज इट इज जो 2,15,000 करोड़, कभी 2,18,000 और 2,21 का जो टॉप हाई था, इसके आसपास ही आया है। तो रेवेन्यू में कोई कमी नहीं आई है, बस कंपनी के इस बार एक्सपेंसेस ज्यादा हैं। अब डिपेंड करता है कि ये एक्सपेंसेस जो पिछले एक्सपेंसेस थे उसी के हिसाब से है, या कंपनी ने कोई नया प्रोजेक्ट या नई इन्वेस्टमेंट, कई बार क्या होता है कंपनी जो नई इन्वेस्टमेंट करती है तो वहां उसका पैसा ज्यादा लगा होता है। तो कंपनी का ऑल टाइम हाई शेयर प्राइस का जो रेट है वो 196 का है और ऑल टाइम लो 90 रुपए का है। कंपनी ने साल भर में जैसा कि पैसे को डबल करके दिया है। और आज जब कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आया तो क्वार्टर रिजल्ट इतना खराब आने के बाद भी शेयर में एक छोटी सी गिरावट तो हुई, लेकिन विद इन 15 मिनट ये वापस जंप कर गया। शेयर्स की जो डिमांड है, ये क्वार्टर रिजल्ट गिरने के बाद भी अगर शेयर्स की प्राइस ऊपर जा रहा है और आज इसमें गिरावट देखने को नहीं मिला, तो ये कंपनी के लिए और शेयर के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को पता है कि ये कंपनी आने वाले समय में फिर से अपनी प्रोडक्टिविटी अच्छी करते हुए क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे लेके आएगी। मैं एक अपना पर्सनल ओपिनियन ये देना चाहूंगा कि ऐसी बड़ी कंपनियों का भी जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ही अच्छा खासा होता है, लेकिन इनके ऊपर एक्साइज इतना बड़ा लगा दिया जाता है, गवर्नमेंट इनसे बहुत मोटा टैक्स लेती है। और कहते हैं ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो बहुत बड़ा मार्जिन है जो कि गवर्नमेंट के हिस्से में चला जाता है। हालांकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट का ही है, क्योंकि कंपनी एक गवर्नमेंट एंटिटी है 51% के शेयर के साथ। लेकिन जब आप उसके एक जो रेवेन्यू है और रेवेन्यू से जनरेटेड जो उसका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है, उसके अंदर भी आप जब टैक्स लेते हैं और जो रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया उसके ऊपर आप टोटल पे सेस लेते हैं, तो ये जो प्रॉफिट हमें एज अ कंज्यूमर दिखना चाहिए, एज अ इन्वेस्टर हम उसे देख के खुश हो सके कि कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। बट उस प्रॉफिट अमाउंट के अंदर आप टैक्सेस बहुत सारे ले लेते हैं। इस बार की ही रेवेन्यू में इसका जो प्रॉफिट 2400 करोड़ आया है, इसमें 800 करोड़ तो सिर्फ टैक्स बना है, और जो इसके पूरा टोटल रेवेन्यू है 2,15,000 करोड़ का, इस पे 22,000 करोड़ का शेष है। तो ये सब चार्जेस कटने के बाद ऑब्वियस है कि जो कंपनी 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू कर रही है वो अगर 2-3% का मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ला रही है तो ये बहुत ही कम होता है। लेकिन इससे वही है, घूम फिर के सारी बात एक ही है कि सारा पैसा तो गवर्नमेंट के ही पास जाना है, चाहे वो एज अ टैक्स फॉर्म जाए या कंपनी के प्रॉफिट का ही जाए। तो एज ए इन्वेस्टर हर कोई चाहेगा कि कंपनी बस ग्रो करे और उसके अंदर जितने भी पोटेंशियल्स हैं उसका 100% यूज हो। ऐसा कि नहीं कि गवर्नमेंट एंटिटी होने के बाद ये स्लो डाउन पड़े, क्योंकि कंपनी का जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी अट्रैक्टिव है। इंडियन ऑयल का मार्केट कैप 2,58,000 करोड़ का है, जिसमें कि अपने मार्केट कैप का 2,15,000 करोड़ जितना तो रेवेन्यू लेके आती है। तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। और कंपनी का जो पीई है अपने सेक्टर वाइज वो काफी सस्ता है, तो पीई के हिसाब से जो इसकी वैल्यूएशन है वो काफी अट्रैक्टिव है। जो कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 182 का, इतने खराब क्वार्टर रिजल्ट आने के बाद भी, तो इसमें यह दिखाता है कि कंपनी के शेयर प्राइस में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और आने वाले समय में कंपनी अच्छे टारगेट्स को अचीव करते हुए दिखेगी। जैसे कि कुछ ब्रोकर एजेंसी का और हम जो एक्सपर्ट्स को देखते हैं उनके जो ब्लॉग्स हैं उनमें कंपनी को बहुत ही अच्छा टारगेट दिया है। जो इनिशियल लेवल पे दिया गया है वो 225 रुपए का है, और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं मिनिमम 1 साल और उससे आगे 2 साल, तो साल 2 साल के लिए अगर आप इसके शेयर में एसआईपी करते हैं, जो लोगों के पास लमसम अमाउंट में ये शेयर रखा है, तो वो आने वाले साल 2 साल में इसमें 275 या 300 रुपए तक का लेवल देख सकते हैं। और कंपनी वैसे भी टाइम टू टाइम आपको डिविडेंड अच्छा खासा दे ही रही है। तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट एक ही पर्पज से हो सकता है, या तो आपका विजन बहुत ही लॉन्ग हो, या तो फिर आप इसमें एज अ एसआईपी करते चले। आप कभी भी इस कंपनी में, या मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि ऑयल रिफाइनरी या ऑयल सेक्टर कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करें तो 3 कंपनियों को लेके चले। हालांकि इनमें एचपीसीएल, बीपीसीएल और इंडियन ऑयल आता है। इन तीनों में जैसे 3,000 रुपए है तो 1,000 तीनों में डाले। इक्वली सिप करने से क्या होगा, पैसा डाइवर्सिफाई भी रहेगा। और वैसे भी ये जो तीनों सरकारी कंपनियां ये टाइम टू टाइम बोनस भी देती हैं और डिविडेंड भी देती हैं। बोनस का बहुत ही अच्छा फायदा ये होता है कि अगर आपने 100 शेयर लिया और उस कंपनी ने एक पे एक शेयर वापस कर दिया तो आपके पास 200 शेयर हो जाते हैं। जैसा कि आप बीपीसीएल की हिस्ट्री में देख सकते हैं, पिछले 2 महीनों में इसने एक बार भी 1:1 का शेयर बोनस दिया है, जिसमें कि जिसके पास 100 शेयर थे वो 200 शेयर हो गए, प्लस कंपनी 20 रुपए का डिविडेंड दिया। अगर 200 शेयर के हिसाब से देख तो पर शेयर कंपनी को 10 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। तो इन कंपनियों में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा भी बन सकता है और अच्छा खासा डिविडेंड से इनकम भी हो सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट में लिखें। अगर आप किसी शेयर के बारे में और डिटेल चाहते हैं और मैं चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज आप उसको कमेंट में लिखें। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों नमस्कार।